नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 5वां और इसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। जानेंगे कि कितने मूल अधिकार हैं, पहले कितने मूल अधिकार थे, कब इनमें संशोधन किया गया है और कौन सा मूल अधिकार कहां से लिया गया है और यह किस आर्टिकल में दिए गए हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है बिना कोई स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। मूल अधिकारों का जो वर्णन है संविधान में, यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मूल अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार जोड़े गए हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जोड़े गए हैं। कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। पहले जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या कितनी? 7 हुआ करती थी। पहले संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया। और यह कब किया गया? यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया। ठीक है, यह किसमें? विधि अधिकार में शामिल यानी कानून अधिकार में शामिल कर लिया गया है। तथा इसके लिए कहाँ पर जोड़ दिया? इसके लिए आर्टिकल 300A में वर्णित है। पहले जो यह संपत्ति का अधिकार था यह आर्टिकल 31 में वर्णन था। अब यह कहाँ पर इसका वर्णन पहुँच गया है? आर्टिकल 300A में पहुँच गया है। अब बात करें मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है। तो यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसकी संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में हाई कोर्ट करता है। मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 25 से 28 के मध्य किया गया है। पाँचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, इसका वर्णन 29 और 30 में किया गया है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। तो आइए जानते हैं सभी अधिकारों को विस्तृत तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, किसको समझेंगे? समानता के अधिकार को जानेंगे। समानता का अधिकार वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। ठीक है, आर्टिकल या अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण, यह कहाँ से लिया गया है? यह यूके से लिया गया और यूएसए से लिया गया है। यूके से लिया है डायरी का कानून का शासन, और विधि का मतलब होता है सम्यक प्रक्रिया। यह कहाँ से? यह यूएसए से लिया गया है, और डायरी का यानी कानून का जो शासन है यह यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसका जो अपवाद है यह आर्टिकल 361 है। इसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें अलग रखा गया है। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15A में वर्णन है कि राज्य द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर कोई भी विभेदन नहीं जाएगा, यानी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 15(1) में। ठीक है, आर्टिकल 15(2) जो है यानी 15A या B भी मान सकते हैं, इसमें लिखा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को
उपयुक्त 5 आधारों पर, जैसे कि दुकान, होटलों, कुआं, तालाबों, सड़कों, सार्वजनिक जो भोजनालय हैं, इनमें जाने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि आप आर्टिकल 15 के अनुसार आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई भी रोक टेक नहीं होगी। तीसरा है 15(3), यानी 15C आर्टिकल में लिखा है कि अगर महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं तो आर्टिकल उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, कुछ नहीं रोक सकता। इसके बाद आर्टिकल 15(4) में लिखा है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य सामाजिक एवं शिक्षण दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति या नागरिक होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह किसके अनुसार अंतर्गत? यह अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत कर सकता है। इसके बाद एक संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में एक नया उपबंध जोड़ा गया था और इसके तहत राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो सवर्ण होते हैं उनके लिए 10% आरक्षण दे सकेगा। ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो राज्यों के लिए 10% आरक्षण देने की बात कही गई है, यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें लिखा है लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। 16(4) में इसमें लिखा है कि इस अनुच्छेद के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है और आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि आरक्षण का लाभ केवल नियुक्ति के समय दिया जाना चाहिए, ना कि पदोन्नति के समय। लेकिन संसद ने इस अधिकार को चुनौती देते हुए एक 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में पारित किया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(5)(a) को जोड़ा गया है। अब जानते हैं 16(4)(a) में क्या वर्णन है। तो 16(4)(a) में वर्णन किया गया है कि पदोन्नति के समय भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और 16(4) में के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन संसद ने फिर से एक संशोधन किया इस अधिकार को चुनौती देते हुए और यह संशोधन था 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। यह पारित किया और इसमें कहा गया, इससे पारित करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि 16(4)(b) जोड़ा था। और 16(4)(b) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आरक्षण के संबंध में अग्रण्य नियम का पालन किया जाएगा और यदि ऐसे में आरक्षण की सीमा 50% को पार भी करती है तो वह पार कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत का वर्णन किया गया है। इस कानून के तहत संसद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लाया गया। इसके बाद इसमें संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 लाया गया था। इसके बाद आर्टिकल 18, इसमें क्या है? इसमें उपाधियों का अंत कहा गया, यानी उपाधियों के अंत के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि सेना, कला, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में दी जा सकती हैं। ठीक है, उपाधियों का अंत तो समाप्त हो गया, लेकिन सेना, कला, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो उपाधियां दी जाती हैं वह दी जा सकती हैं, बाकी कोई उपाधि धारण कोई नहीं कर सकता। 18(3) में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है जबकि वह देश के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की बिना सहमति से किसी भी विदेशी राज्य की उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा जो अपना अधिकार आता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। और आर्टिकल 19 में किस लिखा गया है? इनमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में
6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। एक एक करके सब जानते हैं। पहली स्वतंत्रता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह कहाँ वर्णन है? आर्टिकल 19A में वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 19A। ठीक है, 19A में वर्णन है कि प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता से लगभग बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यह IMP लगा लीजिएगा। तीसरा है 19 इसमें शांतिपूर्ण और निरायुद्ध यानी कि बिना हथियार से आप सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है भारत के नागरिकों के लिए। 19 में संगम एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। 19 में आबाद रूप से घूमते फिरने की स्वतंत्रता यहाँ पर है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपकी कोई भी रोक छेड़ आपको नहीं होगी। इसके बाद 19(5) में वर्णन है कि सर्वत्र आवास करने और बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप कहीं भी अपना मकान बना सकते हैं, आपको कोई भी रोक छेड़ नहीं कर सकता। इसके बाद 19(6) में कहा गया है कि कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी अपना व्यापार जमा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल आता है 20 और इसमें कहा गया, इसमें है अपराध एवं दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण इसमें दिया गया है। तो क्या दिया गया है आइए जानते हैं। 20(1) में है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि जब तक वह उसे समय लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। तो 20 में है, यानी कि यह दूसरा है, बी मान के चलेगा। 22 में है कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को न्याय से 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह कहाँ पर वर्णन किया गया? यह आर्टिकल 22 में वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल न्यायालय 2 दंड नहीं दे सकती, यानी कि 2 बार दंड ना दे सकती है। आर्टिकल 23 में वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता है। यह वर्णन 23 में किया गया है। इसके बाद नंबर आता है आर्टिकल 21 का और इसमें वर्णन है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A में वर्णन किया गया है कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व माना गया है। शिक्षा का अधिकार सन 2002, यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान जितने भी मूल अधिकार हैं 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। आप यह याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल अपना है आर्टिकल 22। इसमें वर्णन है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण। यह शर्तें हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को यथार्थ शीघ्र गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए, यानी किसी को आप यदि गिरफ्तार करते हैं तो उसको उसकी जानकारी दो कि आप गिरफ्तार क्यों हुए हैं। दूसरा है कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि व्यक्ति शत्रु देश का है तो अथवा निवारक अधिनियम के अंतर्गत आता है तो उपरोक्त शर्तें 1 और 2 लागू नहीं होंगी, यानी कि 1-2 लागू नहीं होगी मतलब क्या नहीं होगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना होगा और ना ही उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा यदि वह किसी अन्य देश का व्यक्ति है और अपने देश का शत्रु है इसलिए। ठीक है, इसके बाद जानते हैं निवारक निरोध के बारे में। इसका अर्थ होता है बिना विचारण किए व्यक्ति की गिरफ्तारी। इसकी विशेषता है कि इसमें बिना सबूतों के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 माह तक निरोध करने रखा जा सकता है और इसके लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति
अनिवार्य है, जिसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। निवारक कानून के बारे में जानते हैं, आखिर यह क्या है। तो निवारक निरोध अधिनियम PDL जो कि 1950 में लागू हुआ था। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, यह 1971 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यह 1980 में लागू हुआ था। वे आतंकी तथा विध्वंस गतिविधि अवरोधक अधिनियम, यह 1985 में लागू हुआ था। और आतंकवाद निरोधक अधिनियम सन 2002 में लागू हुआ था। यह किसने? अटल सरकार ने किया था। इसके बाद हम जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि मूल अधिकारों का तीसरा नंबर है, यानी तीसरा अधिकार अपना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका जो वर्णन है यह आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। 23 आर्टिकल में यानी आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार, महिला बच्चों का बेचना खरीदना, यह भ्रम पर प्रतिबंध है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहता है 23 में कि मानव के जो प्रति दुर्व्यवहार होते हैं उनको रोकना, और महिला बच्चों को जो बेचना खरीदना का काम होता है उसको प्रतिबंध करना, या फिर बंधुआ मजदूर को जो प्रतिबंध है वह लगाना। ठीक है। और 24 में इस लिखा गया है कि 14 से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनको कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। इससे बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आर्टिकल 24 में इसका वर्णन किया गया है। 4 नंबर का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 25 में कि धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी को, यानी वह अपने धर्म को या आचरण प्रचार कर सकता है। लेकिन सिखों द्वारा कृपाल इसी आर्टिकल के अंतर्गत धारण किया जा सकता है। सिखों में जो कृपाल धारण करने की प्रथा है वह 25 के अंतर्गत ही इसे धारण करने की जो छूट है वह दी जाती है। इसके बाद आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रबंध है उसकी स्वतंत्रता करना है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक-टोक आपको नहीं करेगा। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति हेतु राज्य किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी भी राज्य किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, यानी कि चंदा नहीं दे सकता, मांग सकते। जैसे कि कोई यदि राज्य है वह अपने यहाँ कोई मंदिर या फिर कुछ धार्मिक स्थल बनवाना चाहता है तो वह उससे चंदा नहीं मांग सकता धर्म के रूप में। ठीक है। इसका वर्णन कहाँ पर? 27 में किया गया है। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह आर्टिकल 28 में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा को अलग से अपना एक मठ या फिर कोई जो मदरसा होती है अलग से स्कूल खोलना चाहिए, यानी गवर्नमेंट इसकी शिक्षा नहीं देगी, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देगी। इसके बाद 5वां अधिकार है, यह है शिक्षा एवं संस्कृति संबंध अधिकार, और इसका वर्णन आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अर्थात ऐसे नागरिक जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि तथा संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अर्थात ऐसे नागरिक जिनकी जो अपनी विशेष भाषा है, विशेष लिपि है और विशेष संस्कृति है, इसको बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 प्रदान करता है। नोट के लिए यहाँ पर देखिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जो जैन धर्म है यह 6 अल्पसंख्यक में आते हैं। यह 6 किस में? अल्पसंख्यक में आते हैं। इनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का जो अधिकार है वह आर्टिकल 29 के द्वारा प्राप्त है।
इसके बाद अगला आर्टिकल है अपना 30। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह यानी जो 6 अल्पसंख्यक हैं यह अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसमें अपनी लिपि, संस्कृति और भाषा का अध्ययन भी करा सकते हैं। इसका जो अधिकार है यह आर्टिकल 30 के द्वारा प्रदान किया गया है। अपना आखिरी जो मूल अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसमें कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 के लिए यानी अनुच्छेद 32 के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अथवा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अथवा अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकता है, यानी कि याचिका कर सकता है। ठीक है, याचिका कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर याचिका तो कर सकता है, इसके भी कितने 5 प्रकार हैं, यानी याचिका के भी 5 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें वर्णन है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में शरीर प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे के अंदर। यह रिट दैहिक स्वतंत्रता के उद्देश्य का संरक्षण करती है। यह जो रिट है वह कैसी दैहिक स्वतंत्रता उद्देश्य का संरक्षण करती है। दूसरी याचिका है परमादेश। इसका अर्थ है इसके द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन हेतु आदेश देता है। तीसरी याचिका है प्रतिषेध। इसके अंतर्गत इसके माध्यम से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, यह अधीनस्थ न्यायालयों को उनके कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकता है। यदि कोई गलत करता है तो उसका जो अतिक्रमण कहलाता है उसको रोक देता है। किसके तहत? यह प्रतिषेध के तहत रोकता है। यह रिट तब जारी होती है जब कार्यवाही चल रही होती है। चौथी है उत्प्रेरक। ठीक है, और उत्प्रेरक इस रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इसे अपने समक्ष बुला सकता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही पूरी हो चुकी होती है। यह रिट निर्णय के बाद उसकी वैधता की जांच हेतु की जाती है। पांचवा है यहाँ पर अधिकार दक्षता। अधिकार दक्षता, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है जिसके लिए वह कानूनी रूप से वैध नहीं है तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय उसे पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। यह 5 प्रकार की याचिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए सरकार यानी कि कार्यपालिका के खिलाफ और यह न्यायालय के। ठीक है, जो बंदी प्रत्यक्षण है यह किसके? सरकार या कार्यपालिका के खिलाफ होती है। परमादेश भी किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ होती है। और अधिकार का जो प्रक्षण है या हनन होता है यह भी सरकार के खिलाफ हम करते हैं। और जो प्रतिषेध और उत्प्रेरक है यह हम छोटे जो न्यायाधीश न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ करते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ मूल अधिकारों में संशोधन हुए थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। शंकरी प्रसाद की सन 1951 में इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा है गोरखनाथ वर्ष पंजाब राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस केस के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इसके अंतर्गत 2 फैसले लिए गए। पहला फैसला, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। संसद
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और दूसरा लिया गया है कि राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। और ठीक है, क्या हो कि इसमें जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया था, इसमें 2 फैसले लिए गए थे। पहला फैसला था कि संविधान कहीं भी संशोधन, संसद जो है वह संविधान का कहीं से भी कहीं का भी संशोधन कर सकती है। और दूसरा लिया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी जो अनुमति है उसके देने के लिए बाध्य होगा। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि केशवानंद भारती वर्ष केरल राज्य के सन 1973, इसमें न्यायपालिका ने 2 फैसले दिए थे। पहला फैसला था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और दूसरा दिया था परंतु संशोधन द्वारा मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस केस के विरुद्ध 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया। इसमें कहा गया है कि संसद संशोधन की शक्ति अबाध और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चौथा पॉइंट है मिनवा मिल केस। ठीक, कौन सा? मिनरल मिल केस सन 1980। इसमें केशवानंद केस की मान्यताओं को लागू कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? केशवानंद जो भारतीय केस था, यह मान्यताओं को लागू कर दिया गया था। किसके तहत? यह मिनरल व मिल केस 1980 के तहत। तो दोस्तों, यह हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।